हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लिंगुअल गुरु यूट्यूब चैनल। आज जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह एक टॉपिक होता है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अदर टॉपिक्स, हर लैंग्वेज के अंदर जो ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं सभी टॉपिक्स अपनी जगह इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन आई बिलीव के वॉइस का टॉपिक, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर और इन एनी ग्रामर। ऐसा क्यों होता है कि इंग्लिश एक्टिव पैसिव जो है ग्रामर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? रीज़न ये है कि एक्टिव और पैसिव की नॉलेज ना होने की वजह से मीनिंग बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। अगर आपको टेंसेस के बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, एक हल्का सा आपको नॉलेज है तो चल जाएगी। आपको नरेशन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, चलेंगे। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं है, चलेंगे। आपको नॉन फाइनेट्स की नॉलेज नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की नॉलेज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कोई वो भी एक टेंसेस का जो भी हमने टॉपिक पढ़ा हो, जो हम जानते हैं। तो टेंसेस के दो पहलू होते हैं, जैसे कि एक सिक्का होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कोई अलग से बाहर की चीज़ नहीं है, ये टेंसेस के ही दो पहलू हैं। तो जब टेंसेस हम पढ़ते हैं तो वो हम एक एक्टिव साइड पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, लेकिन उसकी एक पैसिव साइड भी है। तो आज हम देखते हैं कि वो क्या है। सपोज़ कीजिए हमारे पास जो टेंसेस हैं, तो टेंसेस में पहले तो हमें ये समझना है कि सपोज़ कीजिए हमने लिया एक टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इसके दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट हैं। एक एक्टिव साइड है, एक्टिव वॉइस। एक होती है पैसिव वॉइस, पैसिव साइड है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्या जानते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम जो देखते हैं कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या एक रूल होता है कि किस तरह हम उसको सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, किस बेसिस पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने सीखा कि सबसे पहले डूअर ऑफ द एक्शन को हम मेंशन करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, कोई भी बात हम किस तरह बात करते हैं, या तो हम किसी से कुछ पूछते हैं या किसी को कुछ बता रहे होते हैं। पूछना और बताना दो तरीके के मूड होते हैं। तो एक जो हम किसी को कुछ बताते हैं वो होती है, वो उन सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव, और अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। तो असर्टिव का क्या रूल होता है? जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो पहले हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। सब्जेक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम के करने वाला सब्जेक्ट होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, उर्दू में बोलते हैं फाइल। तो काम के करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि काम के करने वाले को पहले हम देखते हैं काम क्या हुआ, फिर उस काम को किया किसने। जिसने किया सबसे पहले उसको जिक्र करेंगे, और उसके बाद में फिर हम काम को जिक्र करेंगे। पहले काम के करने वाला, उसके बाद काम। तो वर्ब की आपको पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स 5 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम मेनली क्या होता है कि 3 फॉर्म्स को ज़्यादा आप कह सकते हो कि 3 फॉर्म्स ही ज़्यादा मेंशन की जाती हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करने के लिए हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। पहले हमें क्या करना है? सपोज कीजिए हमने एक वर्ब ली गो, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो हमें क्या करना है? हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करने के लिए फर्स्ट वाली फॉर्म की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाली फॉर्म की ज़रूरत है। इसका नेगेटिव शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डू की ज़रूरत पड़ेगी। डू नॉट या डज नॉट, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और साथ में ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी।
अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो पूछने के लिए जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो पहले हम काम के करने वाला जो इंसान काम कर रहे हैं हम उसका पहले जिक्र करते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद काम, पहले काम करने वाला फिर काम। लेकिन अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी डू और डज़, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये सब ये पहले आ जाएगी। तो हमने डू लगा दिया, डू डज़ लगा दिया, और यानी कि हमने एक हमारा सब्जेक्ट है और एक ये हमारा डू डज़ है। तो हमने क्या किया, इस डू डज़ को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। डू डज़ पहले आ गया है और ये वाला सब्जेक्ट बाद में आ गया है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इसका मतलब क्वेश्चन होता है। इस हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो इसका मतलब होता है क्या। तो अभी हमने आज से पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये रूल्स पढ़े। ये दोनों असर्टिव के रूल्स हैं। असर्टिव के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। पॉजिटिव के लिए एक दूसरा नाम है एफर्मेटिव। तो आप इसे बोल सकते हो ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। आप ये भी बोल सकते हो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये दोनों असर्टिव हो गए और ये इंटरोगेटिव हो गए। असर्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि असर्ट का मतलब होता है बताना। तो ये असर्टिव है, इसमें हम किसी को कुछ बता रहे हैं, और ये इंटरोगेटिव, इसमें हम किसी से कुछ पूछेंगे। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो दूसरी साइड है, पैसिव साइड है। पैसिव साइड में क्या होता है, एक्टिव और पैसिव में समझना क्या है। एक्टिव और पैसिव में समझना ये है कि एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, काम के करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम उसी का जिक्र करते हैं, वर्ब के बाद में जिक्र करेंगे, पहले सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे। सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्टिव वॉइस है वो। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होता है, उर्दू में उसको मफ़ऊल कहते हैं। मफ़ऊल उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, पश्तो में, और हिंदी में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो यहाँ पर काम के करने वाला इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, काम अगर आएगा तो यहाँ पर बाद में आ जाएगा। काम के करने वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए काम का करने वाला ये वी आई, ये आपका ये चीफ गेस्ट है, ये सबसे आगे हम बिठा रहे हैं इसको, सबसे पहले काम के करने वाला। पैसिव वॉइस में काम के करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, काम किसने किया, काम इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो हमें यहाँ पर गॉन वर्ब यूज़ करनी है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो हमें स्पोकन थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। नेगेटिव में इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये दोनों, ये कौन सा मूड है, असर्टिव। हम इसमें कुछ बता रहे हैं, अगर हमें कुछ पूछ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। ये इज, एम, आर पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म। बात समझ रहे हो? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, सब्जेक्ट आए ना आए, अगर आएगा तो लास्ट में आ जाएगा, अगर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में, अगर आएगा तो लास्ट में आएगा, आएगा तब भी सही है, नहीं आएगा तब भी सही है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है पैसिव के अंदर, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चीफ गेस्ट है, सबसे आगे अगर बैठ गया है। एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो लास्ट में आएगा, नहीं भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो लास्ट में आ जाएगा। एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट आना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब भी सही है, नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रही है आपको? तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं, तो आपको एक बात तो ये समझनी है, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस समझ आ रहा है आपको? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये समझना है। दूसरा आपको ये समझना है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा थर्ड फॉर्म भी आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा डू डज भी आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा इज, एम, आर भी आ रहा है। बात आपको समझ में आ रही है आपको?
एक बात तो आपको ये याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर कब आता है, पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज कब आता है, एक्टिव वॉइस के अंदर। अगर आपको डू डज दिख रहा है आप समझ जाना एक्टिव वॉइस है, अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिख रही है समझ जाना एक्टिव वॉइस है। अगर आपको इज एम आर दिख रहा है, इज एम आर दिख रहा है और थर्ड फॉर्म दिख रही है तो आप समझ जाना पैसिव वॉइस है। यहाँ पर अकेली फर्स्ट फॉर्म से पता चल जाएगा एक्टिव है, यहाँ पर अकेले डू डज से पता चल जाएगा एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पर अकेले इज एम आर से पता नहीं चलेगा पैसिव है, यहाँ पर अकेले थर्ड फॉर्म से पता नहीं चलेगा पैसिव है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैसिव बनाता है। अगर सिर्फ इज एम आर है थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव भी नहीं है, अगर इज एम आर है थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसिव नहीं है, अगर थर्ड फॉर्म है इज एम आर नहीं है तब भी थर्ड फॉर्म नहीं है। यानी कि ये छुप जाए, अकेला ये है तब भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अकेला ये है ये नहीं है तब भी इसकी वैल्यू नहीं है। ये दोनों में से कोई भी अकेला पैसिव नहीं बना सकता, इन दोनों का साथ में होना ज़रूरी है। दोनों साथ में आएंगे तब हम पैसिव मानेंगे। बस हमारे आपको तो एक बात तो आपको याद रखनी है, याद रखिए जब भी फर्स्ट फॉर्म होगी तो उससे पहले वाला सब्जेक्ट होगा, जब भी डू डज होगा तो आपको याद रखना है कि जब भी फर्स्ट फॉर्म होती है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, जब डू डज है जब भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर आपको इज एम आर दिख रहा है, अगर आपको पैसिव में क्या होता है, पैसिव में वर्ब से पहले क्या आ रहा है, पैसिव वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, पैसिव में वर्ब से पहले क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो एक्टिव के अंदर वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, पैसिव में वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ये देखिए एस वी ओ, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो एक्टिव, और वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है तो पैसिव। वर्ब तो अपनी जगह पे रहेगी, वर्ब अपनी जगह पे रहेगी, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है तो एक्टिव है, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है तो पैसिव है। एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट पहले है, वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में, पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट लास्ट में। एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट आना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा चलेगा। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नहीं आएगा चलेगा। ये आपको समझना है। तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म भी आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर थर्ड फॉर्म भी आती है। एक्टिव के अंदर फर्स्ट आती है, पैसिव के अंदर थर्ड आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू डज भी आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इज एम आर भी आता है। डू डज एक्टिव के अंदर आता है, इज एम आर पैसिव के अंदर आता है। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म एक्टिव बना सकती है, सिर्फ डू डज एक्टिव बना सकता है, लेकिन सिर्फ इज एम आर पैसिव नहीं बना सकता। इज एम आर के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी तब पैसिव मानेंगे। सिर्फ थर्ड फॉर्म से पैसिव नहीं बनता, सिर्फ इज एम आर से पैसिव नहीं बनता। ये दोनों मिलकर, इज एम आर और थर्ड फॉर्म मिलकर पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये आपको समझना है। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही लेते हैं, चलो ही लेते हैं। ही डज नॉट हेल्प, और एक हो गया ही इज नॉट हेल्प्ड। आप समझ रहे हैं इसको? आपने देखा यहाँ पर डज है तो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का क्या मतलब है? एक्टिव वॉइस का मतलब ये है कि पहले वाले को हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे। तो हम ये डज से हमने पहचाना एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि हम ही को क्या मान रहे हैं, सब्जेक्ट मान रहे हैं। हमने देखा यहाँ पर इज़ है और थर्ड फॉर्म है, तो इज़ और थर्ड फॉर्म किस में आती है, इज़ और थर्ड फॉर्म पैसिव के अंदर आती है। तो इज़ और थर्ड फॉर्म से पता चला पैसिव है। पैसिव का क्या मतलब है? पैसिव का मतलब ये है कि पहले वाला ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि हम ही को क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। ही के चेहरे पर नहीं लिखा हुआ है कि इसे सब्जेक्ट मानना है, ऑब्जेक्ट मानना है। ये चीज़ डिसाइड करेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये डिसाइड करती हैं कि इसको क्या माना जाए। तो डज ने डिसाइड किया कि ये ही, डज ने डिक्लेयर किया कि ही हमारा सब्जेक्ट है।
और इज़ ने और हेल्प ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर ये डिक्लेयर किया कि ही हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर एक्टिव है तो हम ही को सब्जेक्ट मान रहे हैं, अगर पैसिव है, इज़ और थर्ड फॉर्म से पता चल रहा है पैसिव है, तो हम ही को क्या मान रहे हैं, ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ही को सब्जेक्ट मान रहे हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ही सब्जेक्ट है, ही ने काम किया है। हेल्प किसने करी है? ही ने। हेल्प किसने नहीं करी है? ही ने। यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट है, क्या हेल्प करने का काम ये कर रहे हैं? नहीं। हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ये हटा दिया, सपोज कीजिए हमने, तो यहाँ पर ही डज़ नॉट हेल्प का क्या मतलब है? ही डज़ नॉट हेल्प का मतलब है कि वो हेल्प नहीं करता है, वो हेल्प नहीं करता है। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसकी हेल्प नहीं की जाती है। यहाँ पर हेल्प करने वाला कौन है? ही। और यहाँ पर ही कौन है? ही की हेल्प, ही वो है जिसकी हेल्प नहीं की जा रही है। यहाँ पर ही कौन है? कि ही किसी और की हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ पर ही कौन है? यहाँ पर ही की हेल्प नहीं हो रही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमने लिखा कि अमन अमन सेंड्स। हमने देखा ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है एक्टिव है। इसका मतलब यह है कि हम अमन को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे। और अगर हमने ऐसे किया अमन इज सेंट, हमने देखा इज लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया, तो इज और थर्ड फॉर्म किस में आती है? पैसिव के अंदर। इसका मतलब यह है कि पैसिव में सबसे पहले क्या होता है? पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर अमन हमारा सब्जेक्ट है और सेकंड सेंटेंस में अमन हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट का क्या मतलब है? फर्स्ट का मतलब है अमन भेजता है। किसने भेजा? अमन ने भेजा। यहाँ पर अमन और सब्जेक्ट नहीं है, अमन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अमन ने भेजा नहीं, अमन को भेजा गया, अमन को भेजा गया, किसी और ने अमन को किसी काम से भेज दिया। अमन इज सेंट। इस बात सुना रही है आपको? यहाँ पर इस काम को कौन कर रहा है? अमन। यहाँ पर इस काम को कौन कर रहा है? अमन कर रहा है? नहीं, अमन नहीं कर रहा है इस काम को, अमन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अमन सब्जेक्ट है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा ये दोनों चीज़ें समझ में आई आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है नेक्स्ट टेंस को डिस्कस करेंगे, पास्ट को डिस्कस करेंगे, फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।